हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत। ठीक, स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत। स्पाइकमैन एक अमेरिकी भूगोलविद्ता थे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कि मैकेंडर जो है ब्रिटेन के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे और उनके जो शोध पत्र थे या उनके जो सिद्धांत थे उसका काफ़ी हद तक प्रभाव हमने ब्रिटेन की राजनीति में देखा था। ब्रिटेन की विदेश नीति में हमने इसका प्रभाव देखा था। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटेन के पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, तो दिखना स्वाभाविक भी था। इसी तरीके से जो स्पाइकमैन है, ठीक, स्पाइकमैन यूएसए के भूगोलविद्ता है ये, तो इनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक यूएसए की राजनीति या विदेश नीति में देखने को मिलेगा, बाकी विश्व राजनीति में भी देखने को मिलेगा, जैसा कि आगे हम देखेंगे भी। इन्होंने मैकेंडर के जो सिद्धांत था 1999 का, उसकी आलोचना की। इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी की आलोचना की और हार्टलैंड थ्योरी की आलोचना करते हुए इन्होंने 1994 में अपना एक सिद्धांत दिया। ठीक, हमने पहले पढ़ रखा है क्या, मैकेंडर ने 1943 में अपना मिडलैंड बेसिन सिद्धांत दिया था। ठीक है, मिडलैंड बेसिन। स्पाइकमैन ने 1944 में इनकी आलोचना करते हुए अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने सिद्धांत दिया ही, और अपने इस सिद्धांत को एक पुस्तक में प्रकाशित भी किया था। वो पुस्तक थी द ज्योग्राफी ऑफ पीस। 1994 की पुस्तक आई थी। द ज्योग्राफी ऑफ पीस, इसी के माध्यम से उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो कि मैकेंडर के सिद्धांत का एक वैकल्पिक रूप था कि जरूरी नहीं है कि हार्टलैंड ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स में भूमिका निभा रहा हो। इन्होंने मैकेंडर के हार्टलैंड की आलोचना की, कई स्थानों पे कई तरीके से आलोचना की। इन्होंने बताया कि जो ये इनका हार्टलैंड था मैकेंडर का, मैकेंडर ने अपने हार्टलैंड को सेना के माध्यम से एक सुरक्षित या आंतरिक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र बताने का प्रयास किया जो कि अभेद्य दुर्ग के समान है, संसाधन, मानव संसाधन वगैरह वगैरह सब कुछ समझाने का प्रयास किया, जिसकी आलोचना भी हुई। और इसी क्रम में इनकी आलोचना इन्होंने भी की, और इनकी आलोचना करते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले देख रखा था कि मैकेंडर ने अपना एक जो सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने इसे हार्टलैंड बताया था। ठीक है, इसे हार्टलैंड बताया था, इस एरिया को। ये हमने पिछले लेक्चर में मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में हमने इसको पढ़ रखा है। आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो इसको क्लियर हो जाएगा आपका। इसको इन्होंने हार्टलैंड बताया। ये इनका आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था, और ये इनका ये पूरा अफ्रीका उसी में आता है, तो बाह्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र में कुछ ऐसा था। ठीक है, ये आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में ही आएगा पूरा, ये अफ्रीका भी। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि इनका जो हार्टलैंड है, इससे कहीं अधिक बेहतर इनका ये आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। ठीक है, और इन्होंने जो अपना ये रिमलैंड सिद्धांत दिया, इसमें रिमलैंड इन्होंने कुछ और नहीं, इनका जो आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था ये, इसी को इन्होंने अपना रिमलैंड बताया। ठीक, स्पाइकमैन का रिमलैंड यही था, जो कि मैकेंडर का आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था। ठीक, इन्होंने
मैकेंडर के हार्टलैंड की आलोचना कुछ इस तरीके से की कि किसी भी स्थान का जियो पॉलिटिक्स में महत्व सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ जाता है कि वहाँ वो अभेद्य किला है, वहाँ पर किसी भी तरीके के बाहरी आक्रमण से किसी भी सेना द्वारा जीता जा सकता है, किसी सेना के द्वारा वहाँ पे अच्छे से किसी भी तरीके से आक्रमण नहीं किया जा सकता है। और इस तरीके से इन्होंने समझाने का इसका वहाँ के संसाधनों का के आधार पर इन्होंने इसको हार्टलैंड बताने का प्रयास किया, इसके जियोपॉलिटिक्स के महत्व को बताने का प्रयास किया था, जो कि रियल में ऐसा नहीं था। इसकी आलोचना भी हुई और इस आलोचना के आधार पर इन्होंने अपनी संभावनाएं, अपनी सिद्धांत, उन्हीं संभावना के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किसी भी स्थल का भू राजनीतिक महत्व इस वजह से सीमित हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये हार्टलैंड की जो भी खूबियाँ इन्होंने बताई थी मैकेंडर ने, उस आधार पे इस स्थान की ये जो संभावनाएं हैं, आर्थिक और सामाजिक संभावनाएं हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास संभावनाएं हैं, ये सीमित हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं हो पा रहा है। ये बस आप एक दुर्ग के अंदर बैठे हो और कुछ नहीं यहाँ पर, तो और कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक संभावनाएं या आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे होगा। इन्होंने यही बताने का प्रयास किया और इसी चीज़ को बताने के संबंध में इन्होंने अपना सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, स्पाइकमैन ने। ठीक, स्पाइकमैन ने बताया कि ये जो एरिया था इनका हार्टलैंड, ठीक है, ये एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र था क्योंकि ऐसी आलोचना भी हुई थी मैकेंडर की कि इनकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक थी और उस कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण ही इनकी आलोचना हुई थी, जिसका तर्क देते हुए स्पाइकमैन ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे पूरे विश्व की लगभग 3% जनसंख्या यहाँ पर रह रही है और ये प्राकृतिक संसाधन जो कुछ भी यहाँ पर हैं, इसकी मतलब कि भौगोलिक अवस्थिति बोल सकते हैं या फिर हिमाच्छादित क्षेत्रों के कारण इसका दोहन आर्थिक और तकनीकी स्तर पे नहीं हो पा रहा है। तो इसका सिद्धांत या इसकी प्रासंगिकता कैसे हो सकती है, इसका इन्होंने स्पाइकमैन ने जो रिमलैंड है इसको हार्टलैंड से अधिक महत्व का बताया। ठीक है, अब अपने इस रिमलैंड को महत्व यानी कि इसके जियोपॉलिटिक्स में इसके महत्व को कैसे समझाया, हम ज़रा उसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि रिमलैंड, ठीक, ये मैप से देखेंगे कि रिमलैंड का महत्व कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिमलैंड को उन्होंने बताया था ये वाला एरिया, ठीक, ये एरिया, ठीक, इन्होंने बताया कि किसी भी स्थान, चूँकि ये सारे तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की जो भी देश है, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, इनके पास स्थलीय सेना और समुद्री सेना दोनों को बेहतर बनाकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से मेंटेन कर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास होगा क्या कि ये अपनी स्थल सेना को भी रखेंगे और अपनी नौसेना को भी रखेंगे। ये हार्टलैंड वाले सिर्फ स्थल सेना को ही रख रहे थे। ठीक, तटीय अवस्थिति के कारण और क्या इनकी संभावनाएं थी इनके पास, तटीय अवस्थिति के कारण इनके पास जो परिवहन के मार्ग थे वो इसके अपेक्षा में काफ़ी हद तक बेहतर थे, क्योंकि यहाँ पे जल मार्ग जो कि उस समय पर काफ़ी सस्ता, आज के समय में भी सस्ता है, सस्ता और सुलभ सुगम परिवहन माना जाता है। तो ये सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों के पास यानी कि रिमलैंड क्षेत्रों के पास ही था, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर हो सकती थी, क्योंकि ये जलीय परिवहन मार्ग के माध्यम से इनका व्यापार को काफ़ी हद तक बढ़ावा इनको मिल सकता था। इनके पास जो संसाधन थे, संसाधनों की जो विविधता थी वो बहुत अधिक तक थी, क्योंकि ये जो हार्टलैंड था, हार्टलैंड के पास सिर्फ स्थल था, स्थल पर ही जो कुछ भी, क्योंकि ये हिमाच्छादित भी था तो उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं थी। इन क्षेत्रों के पास क्या था कि स्थल की भी जो संसाधन थे वो भी काफ़ी डाइवर्स थे, साथ ही साथ इनके पास ओशियन भी था, इनके पास समुद्र भी था, तो समुद्र के जो संसाधन थे वो भी इन्हीं के अंडर में थे।
इस आधार पर भी ये इनसे अधिक बेहतर प्रतीत होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो संसाधन थे, मानव संसाधन, क्योंकि ये मैकेंडर की कैलकुलेशन मिस्टेक थी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा इधर रह रही है, लेकिन 1944 के बाद जब इनका सिद्धांत आया तब तक में इन्होंने बताया कि जो विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी कि जो इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व था वो सबसे ज़्यादा था इन तटीय अवस्थिति के कारण। ठीक है, अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण जो मानव संसाधन था उसकी उपलब्धता काफ़ी बेहतर तरीके से हो रही थी। और अगर कहीं पर भी मानव संसाधन की उपलब्धता काफ़ी बेहतर तरीके से हो रही है तो वहाँ पे श्रम या श्रमिक, एक सस्ते श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, और सस्ता श्रमिक उपलब्ध होने के कारण व्यापार को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलता है, बहुत हद तक बढ़ावा मिलता है किसी भी तरीके से। और चूँकि ये जनसंख्या काफ़ी, यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, तो जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो बाज़ार की मांग थी वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा थी। तो हो क्या रहा था इस तरीके से यहाँ पर कि जो भी यहाँ पे व्यापार या औद्योगिक अवस्थी होगी, उद्योग लगेंगे, सस्ता श्रम मिलेगा, बाज़ार की मांग है, तो जो भी उत्पादन होगा उसकी खपत इसी बाज़ार में हो जाएगी। इन्हें बहुत अधिक परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और तटीय अवस्थी के कारण जो बंदरगाह नगरों का विकास, बंदरगाह नगर बन रहे थे। ठीक है, बंदरगाह नगर के अत्यधिक विकास होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार को बढ़ावा मिलता है तथा औद्योगिक विकास को पूरे वैश्विक स्तर पे बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इसको बताया कि इन्होंने बताया कि तटीय अवस्थी, क्योंकि इस रिमलैंड के पूरा तटीय अवस्थी है, इसलिए यहाँ पर स्थल सेना, नौसेना, संसाधन, विविधता, संसाधनों की विविधता और बंदरगाह नगर, इससे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो विकास बेहतर तरीके से होगा। सस्ते श्रम थे यहाँ पे, जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा था। ये सारी जो कुछ खूबियाँ थी ये इस तटीय अवस्थी या फिर इस रिमलैंड के क्षेत्रों की थी। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से क्या बताया कि ये जो जिसका इस रिमलैंड पर शासन होगा या नियंत्रण होगा, इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जिसका रिमलैंड पर शासन होगा उसका पूरे यूरेशिया पर नियंत्रण होगा। यानी कि जिसका रिमलैंड पर नियंत्रण बोल सकते हैं हम, जिसका रिमलैंड पर नियंत्रण होगा उसका यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया, उसका पूरे यूरेशिया पर शासन करेगा वो। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि जिसका यूरेशिया पे शासन होगा वो पूरे वो विश्व के भविष्य का मतलब निर्धारण करेगा कि कैसे क्या चलने वाला है। जिसका यूरेशिया पर नियंत्रण होगा वो पूरे विश्व के भविष्य का निर्धारण करेगा। ठीक है, ये इन्होंने अपने इस आधार पर इन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, और जिसका इन्होंने बताया भी था कि इनके जो रिमलैंड के जो इनकी थ्योरी थी, इनके रिमलैंड का जो सिद्धांत था, इसी के आधार पर इन्होंने बताया कि इसी के आधार पर इन्होंने ये समझाया कि किस तरीके से यूएसए और यूके या उस समय का ब्रिटेन बोल सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, कैसे इन दोनों ने पूरे वैश्विक राजनीति पे या जियोपॉलिटिक्स में अपना महत्व बना कर रखा था। इसको भी एक बार हम मैप के साथ देख लेते हैं कि उस समय उन्होंने बताया कि ये
यूके और ये यूएसए, ठीक। क्योंकि इसके पास भी तट मतलब स्थल और समुद्र दोनों था, इसके पास भी स्थल और समुद्र दोनों था, तो इस वजह से इन्होंने अपने इस रिमलैंड थ्योरी को भी काफ़ी प्रासंगिक बनाया था, जो कि रिमलैंड थ्योरी का मेन मतलब मोटो था, मेन इसका प्रॉपर गुण था, मुख्य जिनका गुण था यही था कि इनके पास तटीय अवस्थी और स्थलीय अवस्थी दोनों मिलती है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हद तक लाभ मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला, मैं क्या स्पाइकमैन ने बताया कि जैसे जैसे मतलब औद्योगिक विकास या समय बढ़ेगा, उस तरीके से जो अगर इस रिमलैंड बेसिन की प्रासंगिकता बढ़ती है या यहाँ पर औद्योगिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास बढ़ता है, तो विश्व में मल्टीपोलर अवस्थी उत्पन्न हो जाएगी। मल्टीपोलर अवस्थी का मतलब यहाँ पर यह था कि उस समय पर विश्व में 2 ध्रुव थे, यूएसए और उस समय का यूएसआर, ठीक है। 2 ध्रुव चल रहे थे जो कोल्ड वॉर में हमें देखने को मिला। वर्तमान समय में एक चाइना भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि अगर इसका विकास हो जाता है अच्छे तरीके से, ये देश कलेक्टिव रूप में एक साथ काम करते हैं, अपने आर्थिक और सामाजिक हित एक साथ साझे करते हैं, तो विश्व में भविष्य में ये एक अलग ध्रुव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया। अब इनके सिद्धांत की भी आलोचना होगी, ठीक है, कि इन्होंने सिद्धांत में क्या क्या किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, किसको। तो इस तरह नज़रअंदाज या फिर आलोचना करते समय पे कुछ भूगोलविदों का मानना था कि ये जो एरिया था रिमलैंड बेसिन, यहाँ पे जो सांस्कृतिक विविधता थी वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे थी। मतलब कुछ इस तरीके की, यूएसए में एक ही तरीके के लोग रह रहे हैं, मतलब इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मतलब चीज़ें एक तरीके की हैं, लगभग यूएसआर में भी एक ही तरीके की हैं। लेकिन ये जो रिमलैंड बेसिन था, रिमलैंड बेसिन की बात करें तो ये अरब वर्ल्ड आता है, जो कि मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम प्रधान देश है, ठीक। फिर आता है ये मुस्लिम प्रधान अरब वर्ल्ड है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। और फिर जैसे हम इंडिया में आएंगे, ये हालांकि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हिंदू मेजॉरिटी है, ठीक है। हम श्रीलंका को देख लें, भूटान को देख लें, और इधर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को देख लें, यहाँ पे कुछ हमें बौद्ध बहुलता देखने को मिलेगी। फिर हम इंडोनेशिया पर आ जाते हैं, इंडोनेशिया फिर इस्लामिक देश मिल जाता है हमें। इस तरीके से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि स्पाइकमैन ने अपने सिद्धांत में इस सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को ध्यान में नहीं रखा, जो कि इनके एकजुट होने में काफ़ी हद तक अड़चन या चुनौतीपूर्ण रहेगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि किसी भी देशों के संबंध का निर्धारण उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी मतलब निर्भर करता है, क्योंकि हम ये देखते भी हैं कि वर्तमान समय में इंडिया और पाक का सीमा विवाद चल रहा है, इंडिया चीन का सीमा विवाद चल रहा है, गल्फ नेशंस का अलग ही सीमा विवाद चलता रहता है। वर्ल्ड मतलब यहाँ पे गल्फ वॉर वगैरह हमें देखने को मिले भी हैं। तो इस तरीके से भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी इन्होंने बात नहीं की, जो कि इनके एकजुट होने में भी काफ़ी अड़चन या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरा हम क्या देखते हैं कि वर्तमान समय में इस वैश्वीकरण के दौर में पूरा विश्व एक बाजार बन चुका है, तो सिर्फ हम इन पे ही निर्भर नहीं रह सकते हैं कि हमारे साथ में इस रिमलैंड में हमारे पड़ोसी देश, इस रिमलैंड वाले क्षेत्रों के जो देश हैं, उनके साथ ही हमारा आर्थिक और सामाजिक संबंध कैसा हो अपनी उन्नति के लिए, विकास के लिए। तो हम सिर्फ इनको ही ध्यान में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आज का दौर वैश्वीकरण का दौर है। तो यहाँ पर भी इनके सिद्धांत की प्रासंगिकता 1991 के बाद जब वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ हुआ था, तो उसके बाद से इनके सिद्धांत की प्रासंगिकता काफ़ी कम देखने को मिलती है, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं कि प्रासंगिकता की, कि इनकी ये तो इनकी आलोचनाएं हो गई। ठीक, आलोचना में हमने क्या क्या देखा, सांस्कृतिक, सामाजिक विषमता देखने को हमें मिली। हमें क्या देखने को मिला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी एकजुटता में चुनौतियां आ सकती हैं। पृष्ठभूमि, सीमा विवाद आज भी चल रहे हैं। और फिर वैश्वीकरण के दौर में पूरा विश्व एक बाजार बन चुका है। तो इस यहाँ ये सब इनकी आलोचनाएं थी। ठीक है, हम इनके सिद्धांत की प्रासंगिकता देख लेते हैं अभी, कि जो स्पाइकमैन ने अपने रिडलमैन थ्योरी दिया वो कहाँ तक वर्तमान समय में भी प्रासंगिक दिखाई देता है। ठीक, वर्ल्ड वार के बाद जब विश्व युद्ध खत्म हो गए दोनों, उसके बाद विश्व में दो ध्रुव का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो दो ध्रुव बने, जो दोनों ध्रुव थे वो अपनी मजबूती को बनाए रखने, मतलब अपनी स्थिति को और दृढ़ करने के लिए विश्व के जो स्थलीय और तटीय दोनों भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया, जो कि हमें देखने को भी मिलता है। जिसे हम देखते हैं कि अमेरिका यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, हम तीनों को एक साथ लेके चलते हैं इस समय पे, जो इस समय चल भी रहे हैं भी तीन ध्रुव का बन चुका है विश्व में। हम यूएसए को देखते हैं कि ये विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में, मतलब हम अपना इंडियन ओशन वाला रीजन ले लें, हम रिमलैंड बेसिन का रीजन ले लें, ये साउथ चाइना वाला रीजन ले लें, साउथ चाइना सी वाला, तो हम कहीं पर भी देखते हैं कि यूएसए का प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। रसिया अपने हार्टलैंड को बचाए, हार्टलैंड के प्रभुत्व को, अपने प्रभाव को बचाए रखने बढ़ाने में काफ़ी हद तक अपना प्रभाव दिखाता है। वो अपनी स्थलीय भाग तो उसके पास है, ये तटीय क्षेत्रों में भी, जो तटीय क्षेत्र हैं इनसे भी अपनी कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। जो चाइना है, चाइना का प्रभाव हम देखते हैं कि जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में काफ़ी बेहतर तरीके से अपना पकड़ को मजबूत रख रहा है। इंडियन ओशन में देखते हैं, इंडियन ओशन में भी चाइना अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है। ठीक, इस तरीके से जो स्पाइकमैन की थ्योरी थी कि किसी भी क्षेत्र के पास अगर तटीय स्थिति है, यानी कि उसके पास स्थल भी है और समुद्र भी है, उसके पास जो जो लाभ हो सकते हैं उन सब लाभों को ध्यान में रख कर ही अगर हम देखते हैं तो यूएसए, रसिया और चाइना, इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी विदेश नीति में इनको स्थान दिया है कि स्थलीय प्रभाव और तटीय प्रभाव दोनों को बैलेंस करके चलना है, किसी एक के साथ नहीं चल सकते हैं हम। ये वर्तमान समय में भी हमें प्रासंगिक होता है। ठीक है, और हम जैसे देख लेते हैं कि अगर किसी स्थल के पास, किसी देश के पास स्थलीय और तटीय अवस्थी है और उसके पास एक अपना ध्रुव बनाने का मतलब मौका भी रहता है, और अगर उसके पास मतलब किसकी जो आर्थिक और सामाजिक विकास भी बेहतर तरीके से हो जाए, पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर तरीके से हो जाए, तो खुद वो अपना एक ध्रुव बनाने में कामयाब हो भी सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं यूएसए, रूस, चाइना। ठीक है, यहाँ हम रख देते हैं इंडिया को। इस समय पे पूरे विश्व में रूस, अमेरिका और चाइना तीन ध्रुव चल रहे हैं, और चौथे ध्रुव के रूप में इंडिया बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ रहा था और इवन बढ़ रहा है। लेकिन चूँकि इन्हें पता है कि अगर इस इंडिया की तटीय अवस्थिति और स्थलीय अवस्थिति काफ़ी बेहतर है, तो ये इंडिया जो है अपना ध्रुव बनाने में काफ़ी हद तक मतलब अग्रसर है और बना भी सकता है। तो ये तीनों देश किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है इनके साथ इनके संबंध बेहतर तरीके से हो, इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर तरीके से हो।
तो इसी क्रम में हम देखते क्या है कि जो यूएसए है, यूएसए आतंकवाद के नाम पे हम देखें कि अफ़गानिस्तान में हम देखते हैं ये गल्फ़ वॉर, ईरान, इन सब जगहों पे अपना अपना मतलब कि प्रभाव बना के रखता है कि इनको एकजुट ना होने दिया जाए। और ये सारी चीज़ें इस समय वर्तमान समय में हमें दिख भी रही हैं, जो कि स्पाइकमैन के सिद्धांत की प्रासंगिकता को स्पष्ट करती हैं कि ये नया ध्रुव बनने देना चाहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हिंद महासागर का जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसा है और किस तरीके से अपना रोल रखता है। ठीक। तो हिंद महासागर की जियो पॉलिटिक्स अगर हम बात करते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं। ये हिंद महासागर हो गया। हिंद महासागर वर्तमान समय में जी हिंद महासागर से ये देश होंगे, ये क्षेत्र, ठीक, ये क्षेत्र आ जाएगा पूरा हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। ठीक। हिंद महासागर में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो हिंद महासागर है ये विश्व का 3rd लार्ज ओशियन है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन इस क्रम में। और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। तो ऑब्वियस है जिस देश के नाम पर इस महासागर का नामकरण हुआ है उसका प्रभाव इस क्षेत्र में ज़्यादा होगा। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया के नाम पर है तो इंडिया का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और हम क्या देखते हैं कि इस पूर्वी अफ्रीकी का जो देश हैं, ठीक है, पूर्वी अफ्रीकी देश हैं इन, और फिर यहाँ के भी कुछ देश हैं, इन सब के सापेक्ष में इंडिया एक विकसित देश है। इस वजह से भी इंडिया का प्रभाव यहाँ पे काफ़ी हद तक बना रहता है। ठीक है। और अगर हम इसकी सीमा की बात करते हैं तो हमने देख ही लिया कि इंडियन ओशन रीजन की जो जियो पॉलिटिक्स है इसके अंतर्गत ये पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये इधर के अंटार्कटिका का रीजन आ जाता है। इसी के बीच के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं इस समय पे। ठीक है। और यहाँ पर हम इंडियन ओशन में इंडिया के अगर हम जियो पॉलिटिक्स या इसके महत्व की बात करें तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इंडिया का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस वजह से भी इंडिया का प्रभाव यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया के पास इस समय पे कृषि और खनिज संसाधन में काफ़ी बेहतर तरीके से इस पूरे रीजन में काफ़ी बेहतर है। ठीक है। इंडिया के पास अपना 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी खनिज को खोजने या माइंस करने का भी परमिशन है। बाकी के पास भी है, लेकिन वही बात है इसके पास तकनीकी इन सब की अपेक्षा में ज़्यादा है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से संसाधनों का दोहन हो सकता है। जो डेमोग्राफी की बात करते हैं तो मानव संसाधन भी वर्तमान समय में इस क्षेत्र में इंडिया के पास सर्वाधिक है। बंदरगाह नगरों का विकास यहाँ सर्वाधिक हुआ है, औद्योगिक विकास भी इसी जगह पे ज़्यादा हुआ है। ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों के आधार पे हम देखें तो इस इंडियन ओशियन की जियो पॉलिटिक्स में इंडिया एक अपना ध्रुव बनाने में कामयाब हो रहा है, जो कि स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी की प्रासंगिकता को स्पष्ट भी कर रहा है। ठीक है। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि अभी यूएसए हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, ये नहीं चाहते हैं कि ये अपना एक अलग ध्रुव बन जाए, क्योंकि है क्या कि इस समय पे जो इंडियन ओशियन के जो संसाधन है, इस क्षेत्र के जो भी माइंस हैं, खनिज वगैरह हैं, इनका अच्छी तरीके से अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। तो काफ़ी अधिक संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी अधिक है, बाजार भी है। तो मतलब ये अगर अपना एक खुद का आर्थिक और सामाजिक विकास या एकजुट होकर मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो काफ़ी हद तक अमेरिका और चाइना और रूस को पूरा विश्व से कट सकते हैं। ये इनका प्रभाव कम हो सकता है। इस बात को समझते हुए यूएसए, चाइना और रसिया नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से इंडिया या फिर इस इंडियन ओशियन में इंडिया का प्रभुत्व बने, ये एक अलग पोल बना ले। इसलिए ये हमेशा किसी न किसी तरीके से इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अशांति बनाए रखने में, अशांति को स्थापित करने में
इनमें किसी न किसी माध्यम से भूमिका दिखाई देती है, जो कि स्पाइकमैन के रिमलैंड थ्योरी की प्रासंगिकता को स्पष्ट करती है। ठीक है। रसिया अपने हार्टलैंड को भी स्पष्ट यानी कि उसको स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए वो हमेशा इंडिया अच्छे अपना संबंध स्थापित रखता है, क्योंकि रसिया का निकास एक यहाँ पर होता है पूर्वी प्रशांत में, और एक यहाँ बाल्टिक सी के पास होता है, लेकिन काफ़ी हद तक मार्केट उसका यहीं पर है। मार्केट ये काफ़ी मतलब बड़ा मार्केट है रसिया के लिए भी, तो रसिया भी अपना प्रभाव यहाँ तक बनाए के रखता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशन का जियो पॉलिटिक्स है, इंडियन ओशन का जियो पॉलिटिक्स में इंडिया के नेतृत्व में सार्क देशों का अगर संगठन मजबूत होता है तो इंडिया एक अलग अपना ध्रुव स्थापित करने में मतलब संभव हो जाएगा। और तो इस कारण हम देखते हैं कि जो इनकी जैसे जैसे तटीय देशों की स्थलीय अवस्थिति और तटीय अवस्थिति के कारण अब एक नए ध्रुव का निर्माण होगा, वैसे वैसे स्पाइकमैन के रिमलैंड थ्योरी की प्रासंगिकता और भी स्पष्ट होनी प्रतीत होगी। ठीक है। तो बस आज का यहीं तक था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।